हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज यूथ प्रैक्टिस सेट का 79 मैं करवाऊँगी। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँगी क्योंकि बीच में 2-3 दिन मैं नहीं करवा पाई और जो मेरे साथ जुड़ा है उसको पता है मैं क्यों नहीं करवा पाई। ठीक है, तो इसको करवाऊँगी। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और अगर कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका आंसर प्लीज़ करिएगा, उससे आपकी तैयारी का पता लगता है। और अगर आपको जो है एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िए। आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ते हैं फिर हट जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी समस्या आ जाती है तो जो है वहाँ पर नहीं चीज़ें जा पाती हैं क्योंकि मैं अकेले ही हूँ करने वाली इस सब चीज़ों में। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। और क्वेश्चन तो मैं खोज खोज के लाती ही बढ़िया हूँ। मैं 1000 क्वेश्चन तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन जो मैं 5, 6, 7, 8, 10 जो भी क्वेश्चन दूँगी वो आपके ऐसे क्वेश्चन दूँगी जो आपको आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यूथ प्रैक्टिस सेट 79। इसके पहले का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या होता है। तो मैंने बताया था कि गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष होता है। अगर यहाँ पर माँ वो आता कि अगर वो एक इस लड़की होती तो शायद पिता को लेकर रखा जाता। यहाँ गृहिणी की बात हो रही है तो जैसे आप गृहिणी हैं, मैं गृहिणी हूँ, तो हम लोग अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चों को चोट लग जाती है तो हड़बड़ाहट हो जाती है मन में। बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है तो क्या होता है, दिमाग बिल्कुल से काम करना बंद कर देता है। खुद को लग जाए तो चलता है। खुद में खाना बनाते समय कितनी बार हम लोग जल जाते हैं, टूथपेस्ट लगाते कभी नहीं लगाते, बर्फ़ लगाते कभी नहीं लगाते। लेकिन अगर बच्चे को ज़रा सा भी खरोच आ जाती है ना तो हम लोग डिटॉल लगा लो, दवा खा लो, बैंडेज लगा लो, पट्टी बांध लो, कितना वो करते हैं ना कि नहीं। तो गृहिणी का जो सबसे मार्मिक पक्ष होता है वो माता का पक्ष होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर गृहिणी के ही पक्ष की बात हो रही है, मतलब शादी के बाद गृहिणी के पक्ष की बात हो रही है और वो अगर उसी की पर्सनल मैटर की, मतलब बच्चे बच्चे की बात नहीं हो रही, उसकी बात हो रही है, तो भी माता का पक्ष मार्मिक होता है। जब शादी ब्याह हो जाता है तो लड़कियाँ अपने माँ को ज़्यादा प्यार करती हैं। जब तक उनको समझ नहीं रहती तब तक वो पिता को ज़्यादा प्यार करती हैं, फिर वो माता को ज़्यादा प्यार करने लगती है। तो इस क्वेश्चन का ये आपको जो है आंसर था। उस दिन मैं जल्दी जल्दी में इतना आपको विस्तार से समझाई नहीं थी, इसलिए मैंने कहा ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग को समझा नहीं पाई, अभी मैं समझा देती हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये विवाह का चल रहा है। मैं एक चीज़ आपको बार बार अवगत कराती चलती हूँ, जानकारी देते हुए चलती हूँ कि मैं छोड़कर कहीं भी नहीं कराई हूँ। सिर्फ और सिर्फ जब आप बुक खोलेंगे, पुरानी वाली यूथ से पढ़ा रही हूँ, जब आप बुक खोलेंगे तो आपको जो पहला एक्सरसाइज, पहला पार्ट, एक्सरसाइज भी नहीं, पहला ए सेक्शन, जो पहले चैप्टर का सेक्शन ए की बात मैं कर रही हूँ, वही छूट के रखा हुआ है और सारा मैंने करा दिया। वो इसलिए छूट के रखा हुआ है क्योंकि मैंने कहीं और वीडियो डाली थी तो उसमें उन क्वेश्चन को डाल दिया था। लेकिन मैंने सबसे कह रखा है कि परेशान मत होइए, जो है जब मैं यूथ ख़त्म करूँगी तो वो वाला सेक्शन करा दूँगी और उसको भी मैं जो है डाल दूँगी। और आपका प्लेलिस्ट में शायद इस समय मैं वीडियो नहीं डाल पा रही, शायद मुझे ध्यान से निकल गया, आज आपका सारा प्लेलिस्ट में पड़ जाएगा। और सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूथ प्रैक्टिस सेट के नाम से, आप प्लीज़ जाइए वहाँ पर, सारा देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। भारत में दहेज विरोध कानून कब लागू हुआ था? 1955 में, 1961 में, 1957 में, 1962 में। तो भारत में दहेज नियम जो लागू हुआ था, विरोधक अधिनियम लागू हुआ था, वो 1961 में लागू हुआ था। और वो कब लागू हुआ था? 1 जुलाई को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? सेम टू सेम ये भी वही क्वेश्चन है। दहेज अधिनियम कब लागू हुआ था आपका? 1961, 1 जुलाई 1961। मान लीजिए आपके क्वेश्चन ऐसे, अब तो इतना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, मैं बार बार बोलती हूँ कि अब इतना सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर ये पूछ लेता है कि दहेज विरोध अधिनियम कब लागू हुआ था और वहाँ पर अगर आपको डेट के बदले, ठीक है, अगर आपको डेट के बदले सन के बदले, ईयर के बदले डेट दे देता है तो आप क्या करेंगे? आप डेट को लिखेंगे क्या? 1 जुलाई। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक परिवार के इकोसिस्टम के दृष्टिकोण में जो एक सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र को एक अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग करता है, बाउंड्री के रूप में जाना जाता है।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं भी और बताती हूँ। व्यवस्थाओं के बीच एक सामान्य या भागीदार बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यवस्था है उसके बीच में मतलब किसी भी व्यवस्था या भागीदारी होती है तो ये होता है, भैया देखो फला व्यवस्था हम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो किसी लड़की की शादी है, लड़की की शादी कर रहे हैं, आपको खाने की व्यवस्था देखनी है, या हम लोग मैरिज हॉल बुक करते हैं तो मैरिज हॉल वाले क्या करते हैं, उनकी अपनी भैया इतनी थाली मुझे आपने बता दी कि भैया देखो मेरे यहाँ 150 आदमी आएंगे, 150 थाली बुक कर दो। वो 150 थाली बुक आपकी बना दिया, आपने उनको बता दिया भैया ये बनाना है, वो सारी चीज़ें बना दी। इसके बाद आप 150 के बदले 200 आ रहे हो, 500 आ रहे हो, 250 आ रहे हो, 1000 आ रहे हो, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 150 का ऑर्डर दिया था, 150 आपको मिला। अब अगर आप एक्स्ट्रा बनाएंगे तो आप एक्स्ट्रा जो है आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो वही क्या, एक सामान्य भागीदारी बाउंड्री इंटरफेस कहा जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा सही। ऊपर का क्या है, एक परिवार के इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से, इको फ्रेंडली की बात हो रही है, इकोनॉमिक फ्रेंडली की बात हो रही है, इको आपके जो है आपके वातावरण की बात हो रही है कि एक सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र को अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग रखता है। सही बात है, एक सिस्टम अलग होता तो एक सिस्टम अलग होता है। ऐसा तो है नहीं ना कि जो है हम जल विभाग में जाएंगे वहाँ पर आपका जो इस समय चल रहा है ना, जल विभाग जगह जगह आपकी वाटर सप्लाई चल रही है, अपने यूपी में, अपने यूपी क्या हर जगह चल रहा है, यूपी में ज़ोर शोर से चल रहा है। तो अब जल जो है विभाग में जाएंगे और वहाँ पर बोल देंगे कि देखिए बिजली व्यवस्था आपकी अच्छी नहीं है, तो वो बोलेंगे कि मतलब हद ही है क्या इसको बताना। तो वही चीज़ है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें अपनी जगह पर एकदम क्या है, सही हैं। क्या है, दोनों चीज़ें ए और आर अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देख लेते हैं। थोड़ा मैं जल्दी करवाऊंगी ताकि ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ, ठीक है। निम्नलिखित विधानों को उनके कार्यान्वयन के कालक्रम के अनुसार, कालक्रम मतलब समय के अनुसार व्यवस्थित कर। गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, प्री कंसेप्शन एवं प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम। मतलब कि कौन कौन से अधिनियम कब आए सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये आपको बताना है। घरेलू महिला के हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध अधिनियम। तो मैं बोलती चल रही हूँ, आपको सुनते चलना है ध्यान से, ठीक है। मैं बोलती चल रही हूँ, आपको सुनते चलना, ठीक। सबसे पहले आपका क्या आया, मैं डेट भी बताती चलूँगी, आपको नोट करना। सबसे पहले क्या आया आपका, हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम। कब आया ये, नोट कीजिएगा, 1955 में। कब आया, 1955। इसके बाद दूसरा आया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये कब आया है आपका, ये आया है 1961 में, ठीक है, 20 मई 1961 में। तीसरा क्या है, गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम, ठीक है। गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम ये कब आया है, 1972। कब, 1 अप्रैल 1972। इसके बाद में क्या आ जाएगा, प्री कंसेप्शन एवं प्री नेटल डायग्नोस आपका कब आया है, ये आपका आया है 1994 में, ठीक है। कब आया है, 1994 में। घरेलू हिंसा अधिनियम आपका कब बना है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम आपको 2005 में बना था, 2006 में लागू हुआ। कब लागू हुआ, जो है 26 अक्टूबर 2000 आपका 6 में लागू हुआ है, ठीक है। कब, 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ, 2005 में बना था, ठीक है। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम 2013 में आया, ठीक है। कब आया, 2013 में। तो ये आपका आ गया। आपका क्या है, ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हो ये बिल्कुल से सही हैं, ये आपके क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, समूह कुल वंश गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। बहिर्गोत्र, सगोत्र, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह। तो आपका जो है समूह में, कुल में, वंश में, गांव में, ये आपकी अपने ही गोत्र में विवाह करने का जो है होता है सगोत्र विवाह। जो लोग अपने ही, जैसे हमारा मान लीजिए कि कोई
ठाकुर है तो उसका ठाकुर वंश है, उसका कुछ अपना गोत्र होता है ना, वो कुछ होता है, मुझे जानकारी नहीं है। उनके क्षत्रिय लोगों के आप लोगों में पता होगा, आप लोगों को जितने लोग ठाकुर हैं, जितना मैं ब्राह्मण हूँ मैं अपना जानती हूँ, ठीक है। या जो लोग जैसे भी हैं वैसे, जिसका भी, सबके यहाँ कुल गोत्र होता है, अपने ही गोत्र में शादी कर दें, वो दूर खोजने ना जाएं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, वो गोत्रीय विवाह हो जाता है, एंडोगामी हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसिक रूप से अक्षम चुनौतीपूर्ण लोगों को विवाह का कोई अधिकार नहीं है। वे लोग बच्चों को जन्म देने तथा उनके लालन पालन करने में अक्षम होते हैं, ठीक है। क्या है, मानसिक रूप से अक्षम या चुनौतीपूर्ण लोगों का विवाह का कोई अधिकार नहीं है। वे लोग बच्चों के जन्म देने तथा उनके लालन पालन करने में अक्षम होते हैं। पहली बात तो इसको ध्यान से सुनिए, मानसिक रूप से लोग विवाह नहीं कर सकते ऐसा कोई नहीं है, इसमें कोई कहीं संविधान में लिखा नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये कि ये आपका ए गलत है। वे लोग बच्चों को जन्म देने तथा उनका लालन पोषण करने में अक्षम है। अगर सिर्फ ये कहा गया होता कि वो लोग उनका लालन पोषण करने में अक्षम है तो हम लोग बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है वे लोग जन्म देने तथा लालन पोषण करने में अक्षम है, तो क्या होता, क्या है, गलत है। जन्म तो दे ही सकते बच्चे को ना, ऐसा तो है नहीं। मानसिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से थोड़ी ना विकलांग है कि जो उनका शारीरिक जननांग विकलांग है, ऐसा तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा, दोनों उनका क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन ए और आर दोनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 16 वर्ष। तो 18 वर्ष, ये तो सबको पता है बस। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मैं यही पूछ ले रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है कि जब सबसे पहले आपका हिंदू विवाह अधिनियम या बाल विवाह अधिनियम, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज मत करना है, हिंदू विवाह अधिनियम अलग है, बाल विवाह अधिनियम अलग है, ठीक है। तो जो सबसे पहले बाल विवाह अधिनियम आया था उसमें सबसे पहले लड़की की उम्र और लड़की की उम्र कितनी थी, ये आपको बताना है। सबसे पहले जब बाल विवाह अधिनियम आया था तो उसमें लड़की की और लड़के की उम्र कितनी है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। चलें, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति अपने समुदाय से ही विवाह के लिए शादी ढूंढता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बताइए। एक्सोगामी, गोत्र एक्सोगामी, एंडोगामी, सपिंड और एक्सोगामी। तो अभी मैंने बताया अपने सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह करना होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोगामी, ठीक है, सगोत्रीय विवाह। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ, अभी मैंने बताया 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं वह विवाह कौन सा विवाह कहलाता है, बताना है। तो वह विवाह असुर विवाह है, पिशाच विवाह है, राक्षस विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें स्त्रियां जीत कर युद्धों से लाई जाती हैं उनसे विवाह जबरदस्ती कर लिया जाता है वो राक्षस विवाह होता है, राक्षसी ये काम होता है। बोलते हैं ना इंसान भगवान और राक्षस सब यहीं पर है, कोई भगवान राक्षस दिखते नहीं है, उसके अंदर की चीज़ें। आप गंदा काम करते हो तो आप राक्षस हो, आप अच्छा काम करते हो तो आप भगवान हो। किस विद्वान में ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है, वेस्टरमार्क। अच्छा, ये क्वेश्चन से मुझे याद आया, कल किसी ने मुझसे बोला था कि ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो जो है इसमें वेस्टरमार्क था, बोगार्ट्स था, मैकाइबर था, मर्टन था। तो किसी ने वेस्टरमार्क कहा है, किसी ने मैकाइबर भी लगाया है। और मैं बता दूं यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न में और आपका बढ़ा दूं, कोई मैकाले एक लोग हैं उनको भी कोई लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वेस्टरमार्क अपनी एक बुक लिखे हैं विवाह के ऊपर, उसमें उन्होंने लिखा है एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना जाता है, ठीक है। वेस्टरमार्क क्या लिखे हैं अपनी बुक में, बुक का नाम मैंने आपको उसमें बताया था, ग्रुप में आप जाकर देखना। क्वेश्चन था कि वेस्टरमार्क ने अपनी एक विवाह के ऊपर बुक लिखी है, मैरिज के ऊपर बुक लिखी है, उस मैरिज के ऊपर जो बुक है उसमें उन्होंने लिखा है कि एक विवाह को ही आदि स्वरूप माना जाता है या मानना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा, वेस्टरमार्क आ जाएगा, यह आंसर मैकाइबर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विवाह के कितने परस्परात्मक स्वरूप माने जाते हैं, 16, 12, 8, 5। तो हिंदू विवाह में जब हम लोग हिंदू विवाह एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों ने कितने देखे हैं, जो है विवाह के प्रकार जो है हम लोगों ने
तो इसमें कितना हो जाता है आपका, इसमें हो जाता है 8 प्रकार। 8 कौन कौन से होते हैं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। और इसके संस्कार कितने होते हैं हिंदू धर्म में? 16 होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यकता है अत्यधिक धन की उपलब्धता होना, पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना, पति पत्नी का समुचित समायोजन होना। ये पिछला क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था। और समुचित समायोजन हो, लड़की सुंदर होती है, लड़का नहीं सुंदर होता तो भी पटता नहीं है। इस समय एक केस वायरल हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। पति शिक्षित है, पत्नी अशिक्षित है तो भी नहीं पटता। पत्नी अशिक्षित है, पति शिक्षित है तो भी नहीं। पति अशिक्षित, पति मतलब कुछ भी हो, कैसा भी हो, रिश्ता तब चलता है जब सामंजस्य हो। पत्नी अशिक्षित हो, पति शिक्षित हो तो वो अपने सामंजस्य को बैठा के रखे। पत्नी पढ़ी लिखी हो, पति कम पढ़ा लिखा हो तो अपने सामंजस्य को बिठा के रखे। तो उचित क्या होता है? सामंजस्य को बिठाना। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर या इनमें से किसी पर भी नहीं। तो प्रतिकूल मतलब होता गलत, ठीक है। तो प्रतिकूल प्रभाव विवाह विच्छेद में सबसे किस पर पड़ता है? आपको पता है कि जब कभी भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, आप भी पति पत्नी हूँ, मैं भी पति पत्नी हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ, 90% कई पति पत्नी ही हैं, ठीक है। तो सब पत्नियां बताओ, जब कभी भी घर में थोड़ा सा भी मनमुटाव होता है पति पत्नी के बीच में तो सबसे पहले कौन पिसता है? या अगर जॉइंट फैमिली सास ससुर भी रहना है तो अगर सास से झगड़ा होता है सबसे पहले कौन पिसता है? बच्चे। सासू माँ बोलेंगी ले जाओ अपना लड़का पड़का, ठीक है। पति जो और पत्नी में झगड़ा होगा तो बच्चे एक बार मम्मी का मुंह देखते हैं, एक बार पापा का मुंह देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? बच्चों पर पड़ता है। बच्चे बेचारे जो है कोल्हू का बैल हो जाते हैं, इधर का नहीं उधर के, बस पीसते रहते हैं इधर उधर। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? ध्यान से सुनो। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, हरिविलास सारदा, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ। सारदा एक्ट के भी नाम से इसको जाना जाता है, जो सन 1929 में पारित हुआ था। 1 नवंबर 1907 से इसको समाज में लाया गया। 18 साल का लड़की और जो है 21 साल का लड़का, ये तो चल ही रहा था। इसमें थोड़े से संशोधन किए गए, थोड़ा सा और बदलाव किया गया, ठीक है। और जब लास्ट वाला आया था, जैसे बाल विवाह में बहुत बार होता, मैंने आपसे पूछा पहला कब हुआ, ऐसे संशोधन होते गए, ठीक है। तो संशोधन होते 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 जो अभी तक का लास्ट था उसमें 18 लड़की हो गई और 21 लड़का हो गया, ठीक। जिसको लाया था रामविलास जो है हरविलास सारदा ने, जिसको सारदा एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर 2007 से ये जो है अधिनियम लागू हुआ था, एकदम इस प्रकार से कि अगर अब कुछ हुआ तो बिल्कुल ये ऐसा कानूनी जो है होगा कि इतने साल की सज़ा होगी, और अगर जो है 50,000 या 1 लाख का जो है जुर्माना होगा, और उसके बाद में और चीज़ें इसमें प्रोसीजर में फॉलो करी जाएंगी। तो हरविलास सारदा एक्ट्स के जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखते हैं। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो गंधर्व विवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें क्या था कि जिसमें बच्चे शादी करते थे, उसमें अपने मर्द बच्चे हों बूढ़े हों कोई भी हों, वो अपने माता पिता से, अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन से, किसी से भी कोई अनुमति लेना नहीं उचित समझते थे। इसका अर्थ क्या है? प्रेम विवाह, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? गंधर्व विवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? धर्म है, प्रज्ञा है, रति है, इनमें से सभी है। तो हिंदू विवाह का जो नियम है इसमें सभी है कि धर्म भी है, पुत्र प्राप्ति, प्रज्ञा मतलब होता है, रति मतलब कि साथ में रहना होता है, और इनमें से सभी होता है, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग अंतर विवाह। क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ना, जब जो है ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो है ये अंतर विवाह जो है किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 के अंदर निम्न विशेषता है। ये क्वेश्चन नहीं करवाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सामुदायिक क्या होता है? पुत्र धन, स्त्री धन, पुत्र धन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सामुदायिक का मतलब क्या होता है? पुरुष धन, स्त्री धन या पुत्र धन या आपका इनमें से कोई नहीं। सामुदायिक का अर्थ बताएं तो सामुदायिक का अर्थ होता है स्त्री धन। जो पत्नी अपने जब विवाह हो जाता है और जो दहेज होता है ना उसको सामुदायिक बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लड़कियां लेकर आती हैं अपने घर से, उसको सामुदायिक बोला जाता है। तो स्त्री धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है ये देखते हैं। बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है शिक्षा का प्रचार करना, दहेज पर प्रतिबद्ध कानून लगाया जाए, सही निर्णय लेने के सक्षम हो, और इनमें से सभी, तो उसका उपयुक्त सभी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाल विवाह एक व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, कानूनी समस्या है? तो बाल विवाह कैसी है? सामाजिक समस्या है। ये पहले क्वेश्चन हम लोग किए हैं। बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है स्थापत्य काल, पुनर्व्यवस्था काल, प्रक्षेपण काल, अवकाश प्राप्ति काल। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा काल है। ठीक, तो जब आपका बच्चे घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था कौन सी होती है? पुनर्व्यवस्था काल। यानी कि जब बच्चे सब चले जाते हैं, हम लोग अकेले बसते हैं, तो क्या हो जाता है भाई, अपने घर की पुनर्व्यवस्था करेंगे। ठीक है, स्थापत्य काल तो जब शादी ब्याह होता है तब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है। विवाह एक सार्वभौमिक संगठन है, सार्वभौमिक संगठन है। ठीक है, ये दोनों एक बार हो गया। देखिए, सार्वभौमिक ये संगठन है भी, सार्वभौमिक संगठन है। सार्वभौमिक समाज, अच्छा, ये संस्था है, ये संगठन है, ये संस्था है। सार्वभौमिक समाज है, सार्वभौमिक समुदाय है। ठीक है, विवाह एक क्या है? तो आपका विवाह क्या होता है? विवाह तो समाज में आता है। ठीक है, विवाह क्या होता है आपका? समाज में आता है कि जो है परिवार एक समाज है। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में कार्य करता है। लड़कों के लिए विवाह का न्यूनतम अधिकतम आयु है 18, 24, 21, 23। लड़कों के लिए क्या है? 21 वर्ष की आयु न्यूनतम है। इतना तो लड़कों की आयु होनी चाहिए। दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ? दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ? तो दहेज विरोधी बिल आपका 1961 में पारित हुआ। जब अधिनियम आया था तभी दहेज विरोधी बिल आया था। ठीक है, अनुशासित करना, इनमें सुधार करना एक तरीका है। तौर तरीके, व्यवहार, वचित्र, सौंदर्यात्मक अभिरुचि, नैतिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य। ठीक है, अनुशासित करना, इनमें सुधार करने का एक तरीका है। ठीक है, तो बताना है क्या क्या है। तो तौर तरीका का क्या मतलब होता है कि अनुशासित करने के लिए सबसे पहले आप अपना और उसका व्यवहार और विचार बदले। किसी को अनुशासन में लाना होगा तो सबसे पहले उसको जो है सही गलत का तरीका बताना होगा, उसका व्यवहार बदलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तौर तरीका और व्यवहार को सही करेंगे। नैतिक मूल्य सिखाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? नैतिक मूल्य सिखाएंगे। जब भी अनुशासित करना है नैतिक मूल्य सिखाएंगे। शैक्षणिक मूल्य से कोई मतलब नहीं होता कि वो जो है नैतिक हो ही जाए। ठीक है, कि उसको सब कुछ आ ही जाए। तो 1 और 3 इसमें क्या है? सही है। ठीक है, 1 और 3 इसमें क्या है? सही है। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, 1 और 3 ही होगा सिर्फ। ठीक है, तो इसी को आप नोट कर लीजिएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कोई भी समस्या जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों का उपयोग किया था उसे कहते हैं थकान, परिश्रम, फुर्सत, खेल का समय। कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा, मतलब आपने सारे काम के लिए, सारे कर्तव्य कर लिए, अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग किया था फुर्सत में। जैसे कि हम फुर्सत में रहते हैं तो क्या करते हैं? कुछ सिलाई कर लेते हैं। फुर्सत में रहते हैं तो कुछ खेल लेते हैं। फुर्सत में रहते हैं कुछ सीख लेते हैं। फुर्सत में रहते हैं टीवी देख लेते हैं। तो क्या हो जाता है आपका? फुर्सत।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, श्रम साध्य काम के अंतर्गत में से क्या आता है? बुनाई करना, लेखन करना, साफ सफाई करना, इस्त्री करना। तो श्रम साध्य में साफ सफाई करना, बुनाई, लेखन, इस्त्री करना नहीं आता। श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति में से इनमें से क्या कहा जाता है? उदासी, चिड़चिड़ाहट, थकान, अवसाद। श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर स्थिति को क्या बोलते हैं? थकान बोलते हैं। ठीक है, थकान बोलते हैं। उदासी नहीं होती, चिड़चिड़ाहट नहीं होती, अवसाद नहीं होता। अवसाद मतलब दुख होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? थकान बोलते हैं। अपगार स्कोर रिकॉर्ड, अपगार स्कोर नापता है। ये बहुत पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, अपगार स्कोर क्या होता है? तो अपगार स्कोर जब बच्चा पैदा होता है तो रोना, दिल की धड़कन, उसका आवाज़, उसका वेट, सब कुछ मापना क्या होता है? अपगार होता है। जन्म, त्वचा का पीलापन, श्वास दर और गति दर। तो ये अपगार स्कोर में क्या क्या आता है बताना है। तो अपगार स्कोर में देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जन्म भार दिया हुआ है, लेकिन अपगार स्कोर त्वचा का पीलापन भी नापता है, श्वास दर भी नापता है, हृदय गति भी नापता है, जन्म भार भी नापता है। ठीक है, अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर क्या? जन्म भार, त्वचा का पीलापन, श्वास दर, हृदय गति, सारा चीज़ नापता है। आपको पता है रेस्पिरेशन भी नापता है, पल्स रेट भी नापता है, सारी चीज़ें नापता है। त्वचा का पीलापन भी नापता है। तो यहाँ पर जो आप आंसर करेंगे इसमें से क्या करेंगे? इनमें से सभी। तो ये आंसर में सिर्फ जन्म भार दिया है जो कि एकदम गलत है। ये सारी चीज़ें होती हैं अपगार स्कोर में। जन्म भार भी नापता है, त्वचा का पीलापन भी नापता है, श्वास दर, हृदय गति और भी चीज़ें, 5-6 चीज़ें नापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपरिपक्व जन्म का कारण क्या होता है? ये सारी चीज़ें हम लोग की चाइल्ड डेवलपमेंट की आ गई। ठीक है ये होम मैनेजमेंट, लेकिन 2-4 क्वेश्चन किसका आ गया है? चाइल्ड डेवलपमेंट का। चलो कोई बात नहीं। अपरिपक्व जन्म क्या होता है? सिफिलिस, विषाक्तता, असंतुलित आहार, इनमें से सभी। तो अपरिपक्व जो होता है उसमें इनमें से सभी होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं अपरिपक्व। दवा रिएक्शन कर जाता है, सिफिलिस हो जाना, विषाक्तता, कोई चीज़ें खा लो तो विषाक्तता हो जाए, असंतुलित आहार हो जाए, वजन ज़्यादा हो जाना, माँ का कहीं गिर पड़ना, चोट लग जाना, या बच्चा असुरक्षित है, कुछ भी है, तो ये अपरिपक्व जन्म का जो है होता है, प्रीमेच्योर बेबी होता है। यानी कि इनमें से सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है? योजना, नियंत्रण, कार्यात्मक, मूल्यांकन। ठीक है, तो व्यवस्थापन का क्या चरण होता है? आयोजन करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना। कार्य करना योजना का चरण नहीं होता, तो क्योंकि कार्य हर चरण में होता रहता है, इसलिए कार्यात्मकता योजना का चरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास एक सा होता है? समय, शक्ति, मुद्रा, ज्ञान। कौन सा साधन प्रत्येक व्यक्ति के पास एक जैसा ही होता है बताना है आपको। तो सबके पास शक्ति, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई ज़्यादा ताकतवर, कोई कम ताकतवर। रुपए तो मतलब है ही, किसी के पास तो बहुत कम, किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास सामान्य। ठीक है, और ज्ञान, भाई कोई पढ़ा लिखा है, कोई दिमागदार है, कोई ऐसा। लेकिन समय 24 घंटे ही सबके पास है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काम के बीच में आराम से तात्पर्य है काम पूरी तरह से रोकना, आंशिक रूप से काम रोकना, कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी, कार्य स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, तो जब भी आप काम करते हैं तो उसके बीच में आराम का मतलब ये नहीं होता कि आप काम करते हैं तो या तो पूरा काम करेंगे तभी आराम करेंगे, ऐसा नहीं है। आप काम करेंगे, फिर थोड़ी देर अपने काम के बीच में ही 5 मिनट समय निकाल के बैठेंगे, थोड़ा सा लेट लेंगे, थोड़ा सा पानी चाय पीना चाहते तो पी लें, फिर अपना काम करने लग जाए। तो ये कार्य के बीच में या तनाव के लिए थोड़ी सी आज़ादी, थोड़ा सा आराम चाहिए होता है। थोड़ा सा यहाँ का शब्द थोड़ा सा अंतर है। कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी, तो तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी कोई मतलब नहीं। तो तनाव अगर हो गया तो आज़ाद नहीं हो सकता व्यक्ति। कार्य तथा तनाव से या कार्य के तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 से मिलाना है। कार्य निष्पन्नता, मांसपेशी थकान, सहायता प्राप्त करना, गुरुत्वाकर्षण, EMG, पेडोमीटर, कोलेरिसिस, वरिष्ठ व्यक्ति, और मुद्रा ठवन। क्या होता है आइए आपको हम लोग इसको हम लोग समझते हैं क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले कार्य निस्पंदन कहाँ जाएगा? कार्य निस्पंदन आपका जाएगा कैलोरोसिस से। किसे जाएगा? कैलोरोसिस से।
तो आपका आ जाएगा यहाँ पर। मांसपेशी थकान आ जाता है आपका फटीग यानी कि आपका ईएमजी पर। ईएमजी के बाद में आपका क्या आ जाता है, सहायता प्राप्त जीना, यानी कि वरिष्ठ व्यक्ति वो सहायता किसी की जीना पाना चाहता है। भाई बिना सहायता के वरिष्ठ व्यक्ति कुछ कार्य करने में अक्षम होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, इसके बाद में आ जाता है गुरुत्वाकर्षण आ जाता है। तो मुद्रा या पोस्चर आपका बनाना हो तो गुरुत्वाकर्षण की बहुत ही आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3, 1, 4, 5 है, आप देख लीजिए 3, 1, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सुमिलित किए गई चीज़ों को देखना है। वरिष्ठ व्यक्तियों का अध्ययन, मानव मशीन व्यवस्था का अध्ययन, देह मुड़ने का कोण और देह आयाम का अध्ययन। गायनोमीटर किसको, यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ, थोड़ा सा इसको सही कीजिएगा, मैं पेंसिल से सही की हूँ। इसको गावियोमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गावियोमीटर। गावियोमीटर क्या होता है, जब देह मुड़ने का जो कोण होता है, मतलब देह किस तरह से मुड़ती है, उसको गावियोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो वरिष्ठ व्यक्तियों का अध्ययन आपका जो है वो किस पर चला जाएगा, वो जेरियाट्रिक्स पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, जेरियाट्रिक्स पे चला जाएगा। वरिष्ठ व्यक्ति का अध्ययन, वरिष्ठ व्यक्ति के लिए अध्ययन हम लोग जो करते हैं। मानव मशीन व्यवस्था का अध्ययन हम लोग जो करते हैं वो एर्गोनॉमिक्स पे चला जाएगा, ये सबको पता है। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स पे चला जाएगा। देह मुड़ने का कोण अभी मैंने बता दिया कि एंथ्रोपी मीटर पे चला जाता है। किसका, देह मुड़ने का जो आपका वो है वो किस पर चला जाता है, एंथ्रोपी मीटर पे चला जाता है। और देह आयाम का अध्ययन जो होता है आपका, जो एक मिनट, देह मुड़ने का जो कोण वाला अध्ययन है वो आपका गावियोमीटर पर चला जाता है। ठीक है, किस पर, गावियोमीटर पे चलाता है, 1 पे चलाता है। और आपका देह आयाम है एंथ्रोमॉपी पे चला जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है आपका इसमें आपका आ जाता है तीसरा, 3, 4, 1, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अवस्थाओं का सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रजनित्या बनाम स्थिरता, घनिष्ठता बनाम एकांतता, प्रश्न बनाम हीनता प्रसार, व्यक्तित्व बनाम प्रशांत, संभ्रमित, अहम अखंडता बनाम निराशा। ठीक है, तो इसको बताना है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि परिश्रम बनाम हीनता प्रसार, परिश्रम बनाम हीनता प्रसार पहले सी आएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, व्यक्तित्व बनाम पहचान। ठीक है, उसके बाद डी आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा घनिष्ठता बनाम एकांकता। ठीक है, इसमें बाद बी आ जाएगा। इसके बाद में पूजनीयता बनाम स्थिरता। इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका जो है पूजनीयता बनाम स्थिरता। ये पूजनीय नहीं, प्रजनीयता लिखा है लेकिन पूजनीयता होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और इसके बाद में आपको क्या आ जाएगा, अहम अखंडता बनाम निराशा। आपका क्या आ जाएगा, CDBAE। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शारीरिक थकान तुलनात्मक रूप से अधिक कार्यभार अवधि में होने के अलावा अन्य स्थितियों में भी हो सकती है। नापसंद कार्यभार निष्पन्न करना शारीरिक थकान का मुख्य कारण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, समझने वाली बात है कि भाई शारीरिक थकान तुलनात्मक रूप से अधिक कार्यभार अवधि में होने के अलावा अन्य स्थितियों में भी हो सकती है। सही बात है कि भाई आदमी बीमार भी हो सकता है। ठीक है, आदमी बीमार हो सकता है, आदमी तबीयत खराब होने के साथ साथ मान लीजिए वो शारीरिक थकान कोई कार्य ना करके कुछ ऐसे भी कारण से हो सकता है, थकान की कोई बात नहीं होती। ठीक है, नापसंद कार्यभार निष्पन्न करना शारीरिक थकान का मुख्य कारण है, ये कोई बात नहीं होती। कभी कभी नापसंद कार्य करना हम लोग को अच्छा नहीं लगता तो थकान महसूस होती, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए सही है और आर सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं। मानसिक थकान के प्रभाव, ध्यान में कमी, प्रेरणा में कमी, मानसिकता निस्पंदना में वृद्धि और क्षतिग्रस्त अवबोध की सोच। मानसिक थकान के प्रभाव की बात हो रही है, तो मानसिक थकान आपके जब ध्यान में कमी आती है तो भी होता है, प्रेरणा में कमी आती है तो भी होता है। ठीक है, आपके और साथ ही साथ जब है क्षतिग्रस्त अवबोध या सोच होता है और मानसिक निस्पंदनता में वृद्धि आती है। ये सारी
सारी चीज़ें आपकी मानसिक थकान के प्रभाव में होती हैं। मानसिक निस्पंदता में वृद्धि, क्षतिग्रस्त अवबोध की सोच, ध्यान में कमी, प्रेरणा में कमी, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखते हैं। कार्य अवस्था में सुधार हेतु भूमिका अदा करने वाले तत्वों की पहचान करें। पर्याप्त रोशनी, गुड हाउस कीपिंग, व्यक्तित्व सुरक्षात्मक उपकरण, 150 डीबी तक आवाज़। ठीक है, डीबी मतलब डेसिबल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कार्य अवस्था के सुधार हेतु भूमिका अदा करने वाले तत्वों की पहचान करनी है। तो सबसे पहले पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, गुड हाउस कीपिंग होनी चाहिए, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी ये क्या है, ये तीनों आपका सही है। क्या है, ए बी सी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में सुमेलित करना है। समय व्यवस्था का उपकरण, समान प्रवाह की गति, दोहराव गति का समय अध्ययन, तंतु भौतिक क्षति, शारीरिक थकान, पीक लोड, लय, मानसिक थकान, पाथवे चार्ट। तो समय व्यवस्था का उपकरण, ठीक है, तो और साथ ही साथ समान प्रवाह की गति, दोहराव गति का समय अध्ययन और आपका तंतु भौतिक क्षति। ठीक है, तंतु भौतिक क्षति। तो सबसे पहले समस्या व्यवस्था का उपकरण जो चला जाता है, समस्या व्यवस्था का उपकरण जो चला जाता है, वो जब पीक लोड आता है तब हम लोग क्या करते हैं, समस्या की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं पीक लोड में। पीक लोड मतलब बहुत अधिक लोड आता है। समान प्रवाह में गति का दोहराव जो होता है, समान प्रवाह में गति का दोहराव जो होता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका लय होता है। ठीक है, क्या होता है, वो आपका लय होता है। गति और समय अध्ययन क्या होता है, वो आपका गति आपका और समय अध्ययन कैसे, पाथवे चार्ट से हम लोग करते हैं। ठीक है, तंतु भौतिक क्षति क्या होती है आपकी, तंतु भौतिक क्षति आपकी क्या होती है, वो आपकी मानसिक आपकी जो है थकान, जो शारीरिक थकान जो होती है, भौतिक तंतु उसकी बात होती है। ठीक है, ए की, तो बी सी ई ए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सुमेलित करना है। एकीकरण, अनुदेश, सूचना प्रभाव, बॉस का अपने अधीनस्थों को लिखना, टीम निर्णय कार्यकलाप, छात्रों को नोटिस बोर्ड पर समय सारणी, भवन का डिजाइन तैयार करना, चॉकलेट के एक नए प्रकार का विज्ञापन। एकीकरण, एकीकरण का क्या अर्थ होता है, एकीकरण का होता है कि टीम निर्माण कार्यकलाप, मतलब कि हम अकेले हैं और हम अब टीम बनाएंगे काम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, अनुदेश। अनुदेश मतलब कि बॉस किसी को कुछ दे, किसी को कोई आदेश दे। ठीक है, तो बॉस अपने अधीनस्थों को लिखना। इसके बाद सूचना, सूचना की नोटिस बोर्ड पर सूचना लगा देना। ठीक है, सूचना नोटिस बोर्ड पर सूचना लगा देना। प्रभाव, प्रभाव क्या होगा कि चॉकलेट का विज्ञापन देंगे और उसको देखेंगे लोग तो जो है उससे प्रभावित होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका BACE, ऑप्शन नंबर BACE जो है ये आपका सही चला जाएगा। ठीक है, BACE आपका ऑप्शन नंबर सही चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समय व्यवस्था का साधन है, कार्य वक्र, विश्राम अवधि, मुद्रा, अधिकतम भार यानी कि पीक लोड। ठीक है, तो क्या है कि समय व्यवस्था के साधन है कार्य वक्र, ठीक है, विश्राम अवधि और अधिकतम भार यानी कि पीक लोड, ये सारे समय व्यवस्था के साधन हैं। ठीक है, जब पीक लोड पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि समय बचाने के लिए या अपने आप को जो है सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, काम को बांटते, कार्य वक्र को देखना, विश्राम अवधि देखना। ठीक है, लेकिन समय व्यवस्था के लिए मुद्रा की बात नहीं होती, काम करने के लिए मुद्रा बात कर सकते। तो क्या हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। समय योजना बनाने के लिए निम्नलिखित सोपानों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है। समय क्रम का निर्धारण, लोचपूर्ण एवं अलोचपूर्ण कार्यकलापों के अंतर्गत समूह के रूप में शामिल किए जाने वाले सभी मदों को सूचीबद्ध करना, कुल आकलित अपेक्षित समय, कुल उपलब्ध समय का सामंजस्य स्थापित करना, योजना का लेखन, किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए एक सटीक आकलन तैयार करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लोचपूर्ण एवं अलोचपूर्ण कार्यकलापों के अंतर्गत समूह को शामिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए सटीक आकलन तैयार करेंगे।
उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में कुल आकलित अपेक्षित समय का जो है हम लोग क्या करेंगे, उपलब्ध समय का सामंजस्य स्थापित करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद में समय क्रम का निर्धारण करेंगे। समय क्रम का निर्धारण करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, योजना का लेखन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका है, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका ऑप्शन देख लीजिए, 2 है, 5 है, 3 है, 1 है, 4 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। लोगों और मशीनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान, इंजीनियरिंग, स्वचालित उपकरण, स्वचालितकरण या श्रम दक्षता और शास्त्र। ये आपको बताना क्या है, तो आप सबको पता है क्या है, लोगों और मशीनों के बीच अंतःक्रिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो श्रम दक्षता की बात हो रही, लेकिन लोगों और मशीनों की बात होगी तो इंजीनियर की बात आती है। इंजीनियर जो होते हैं वो व्यक्ति और सामानों को बीच में मध्यस्थता बना के रखते हैं, ना कि श्रम दक्षता शास्त्र के। श्रम दक्षता शास्त्र तो हम घरेलू काम करते हैं उसमें भी कर सकते हैं, क्या करना, सिल पे हम मसाला पीस लेते हैं, हाथ से कपड़ा धुलते, क्या इसमें श्रम दक्ष नहीं है? लेकिन जब हम लोग कोई उपकरण पाते हैं उसके अनुसार काम करते हैं, तो लोग और मशीन के बीच अंतःक्रिया के अध्ययन को क्या बोलेंगे, हम लोग इंजीनियरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे। अच्छा, श्रम दक्षता शास्त्र भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई श्रम दक्षता, श्रम करने वाला कार्य आदमी रहेगा तो बोलेगा, तो ये हम दोनों यहाँ पर ऑप्शन क्या करेंगे, सही लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त हिडन पारिवारिक आय किनके सहयोग से प्राप्त होती? पूंजी निवेश आय, सामुदायिक आय, नौकरी से प्राप्त सुविधाएं और आपकी क्या बोलते हैं, साइकिक आय। ठीक है, या सामुदायिक आय। ठीक, तो बताएं इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो जो है, जो पारिवारिक आय का जो प्राप्त हो, सामुदायिक आय होती है, नौकरी से प्राप्त सुविधाएं, जैसे आर्मी से प्राप्त सुविधाएं हैं कि हॉस्पिटल के लिए पैसे नहीं देने। ठीक है, आप कैंटीन से सामान ले रहे हैं तो इससे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने आपको। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं तो जहाँ पर आर्मी वालों के लिए बहुत चीज़ें मुफ्त होती है, फ्री होती हैं, वो चीज़ें आपको सुविधाजनक होती हैं। ठीक है, तो ये सारी, तो सामुदायिक आय, नौकरी से प्राप्त सुविधाएं और साइकिक आय, ये आपकी 3 आय ऐसी जो होती हैं। कौन कौन सी? सामुदायिक आय, नौकरी से प्राप्त सुविधा, साइकिक आय। ये 3 आपकी आय कौन कौन सी होती हैं, जो हिडन आय आपकी होती हैं। ठीक है, कौन सी? 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित होता है, धन, वास्तविक, आत्मिक, समान। ठीक है, तो आपकी अर्जन जो होती है, आनंद अर्जन मतलब आनंद आ जाए, वो आपकी आत्मिक होती है। आप कपड़ा खरीद के लेकर आए, आपने उसको पहना, आपके ऊपर फिट आया, आपको बहुत सुंदर लग रहा है, यानी कि आप आत्मिक आनंद आ गया। आप पैसे भी खर्च कर लिए, कपड़े भी फिट नहीं आए, या आप फिट नहीं आए, मोटे हो गए, या कपड़ा मोटा हो गया, बड़ा हो गया और वो फिट नहीं आया, तो क्या होता, आनंद अंदर से नहीं आता। पैसे भी खर्च किए, कपड़े भी नहीं, खाना भी मंगाओ, बनाओ, खाओ और मज़ा ना आए, तो क्या होता, आत्मिक आय होती है ये चीज़ें। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। व्यवस्थापन की योजना प्रक्रिया में शामिल चरणों को क्रमवार लिखना है। कारक संभव क्रम सूत्रीकरण, प्राथमिकता तैयार करना, विश्वसनीयता सूचना प्राप्त करना, सुव्यवस्थित करना, समस्या के अस्तित्व की पहचान करना, सर्वोत्तम क्रम का चयन करना। ठीक है, तो इसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्यवस्थापन योजना के लिए समस्या को पहचानेंगे। ये हम लोगों ने बहुत पहले देखा था कि सबसे पहले क्या बोलते हैं हम लोग, समस्या के अस्तित्व की पहचान करते हैं। समस्या को पहचानेंगे, समस्या को पहचानने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, विश्वसनीयता को देखेंगे। किसको? विश्वसनीयता को देखेंगे। विश्वसनीयता को देखने के बाद में कार्य संभव करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिकता तैयार करेंगे। प्राथमिकता तैयार करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सर्वोत्तम क्रम का चयन करेंगे। सर्वोत्तम क्रम का चयन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यही है, देख लीजिए कौन सा है, 5, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, देख लेते हैं। आज का 50 क्वेश्चन देखिए होने वाला है। किसी विशेष जॉब में प्राप्त किए गए मापदंडों को इंगित करने वाला कथन कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब समरी, जॉब एनालिसिस। किसी विशेष जॉब से प्राप्त किए वाले मानदंडों को इंगित करने वाली चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बताना है आपको। तो जॉब
स्पेसिफिकेशन जो है आपके ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति गुरुत्वाकर्षण के साथ जाने की गति की तुलना में धीमी होती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति मतलब कि अगर गुरुत्वाकर्षण आपका जमीन के ऊपर है, आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो विरुद्ध गति गुरुत्वाकर्षण जाने की गति की तुलना में धीमी होती है। जाहिर सी बात है, गुरुत्वाकर्षण नीचे मान लीजिए चुंबक है, चुंबक की तरफ आप जल्दी लोहा चिपकाएंगे, जल्दी चिपके, उससे खींचते हैं, कभी अंदाजिए बहुत छोटे छोटे चुंबक मिलते हैं घर में अपने, मिल जाते हैं, उससे खींचे तो ताकत लगती है, तो उल्टा जाता है तो समय लगता है ना, ताकत लगती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जा रहा है। इसका उत्तम दृष्टांत कटी हुई सब्जी के नीचे गिरने के स्तर पर रखे बर्तन को गिराना है, ठीक है। कटी हुई सब्जी जो है उसको नीचे के स्तर पर रखे बर्तन को, मतलब आपने सब्जी काटी है और नीचे बर्तन रखा, उसमें गिराने का है कि आप कटी हुई सब्जी को नीचे गिराएंगे, कितनी फास्ट वे में गिरेगी, ठीक है। इससे भी अच्छा आपको अगर देखना है तो आप रॉकेट वगैरह देखिए, जब नीचे से आप वो टीवी पे दिखाते हैं, जब कोई खोज वो होता है ना, ये मिसाइल बना, वो तो टीवी पे दिखाते हैं, तो जब वो उड़ता है वो धीरे धीरे करके उड़ता है ना, ऐसे सटाक से नहीं उड़ता। लेकिन अभी कोई ऊपर से नीचे गिराएंगे कोई चीज़ तो फट से नीचे गिरेगी, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपका। तो यानी कि ये दोनों आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों क्या है आपके सही हैं, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, मानवीय इंजीनियरिंग एवं एर्गोनॉमिक्स के है जिसे मानवीय कारण या मानवीयकरण भी बोला जाता है, ठीक है। बोल रहे हैं कि मानवीय इंजीनियरिंग या एर्गोनॉमिक्स है जिसे मानवीयकरण भी कहा जाता है, ठीक सही है। अध्ययन का केंद्र कर्मी की थकावट पर होता है, नहीं, एर्गोनॉमिक्स का अध्ययन पूरे शरीर के अध्ययन में आता है, शरीर की थकावट की बात नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, ए सही है परंतु आर नहीं सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर 25 का, क्वेश्चन नंबर 25 का ए, ठीक है। तो फिर आज के लिए 50 क्वेश्चन, क्योंकि मैं 3-4 दिन करा नहीं पाई, तो क्वेश्चन इस बीच में मैं ज़्यादा करा के ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, और वैसे भी क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने जो पूछा है कि जो आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था, उसकी जो सबसे पहली न्यूनतम आयु थी, 18 साल वाली बात नहीं करी मैं, जो सबसे पहले आई थी शारदा एक्ट की, जो सबसे पहले, उसके बाद तो बहुत बदलाव आया ना, बदलाव तो अभी भी होने वाला है, अभी होगा या नहीं होगा भगवान जाने। तो जो सबसे नीची वाली आयु है वो कितनी आयु है, ये आपको आंसर देना है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो है वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा। कोई भी समस्या होगी तो बिल्कुल ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वहाँ सब नहीं आ पाना चाहते तो कमेंट बॉक्स में दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं देखती हूँ जब, तो आंसर करती हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बाय बाय, जय हिंद।